तो अमेरिका में हुआ था, ठीक ना। हमारा सबसे बड़ा संविधान है जो बहुत ज़्यादा नियम कानून से भरा हुआ है। आप ज़रा सोच लीजिए कि हमारे संविधान एक ऐसा है कि आपको समझ लीजिए कि मरने का अधिकार भी ये नहीं देता है। फांसी लगा रहे हैं, रसरी अगर टूट गया ना तो पता चल गया, पुलिस को तो पकड़ के लेके चल जाएगा। चलो काहे फांसी लगा रहा था बे, हैं? क्या दिक्कत था? कोई टर्चर कर रहा था क्या तेरे को, है कि नहीं? तो ये अपने जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो ये जो हम आपको संविधान सभा से रिलेटेड पिछला एक वीडियो हम करवा चुके हैं, उसके बाद वाले वीडियो को हम लेकर के आए हैं। देखिए हम लोगों के पास अब ज़्यादा समय बचा उचा नहीं है। आपको पता होगा कि 15 जून से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। कब तक? 12 जुलाई तक, ठीक है। ये बात आपको पता होगा। अगर पता नहीं होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, हम उसे अच्छा से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो अब हम लोगों के पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम तो आपको एक्सप्लेन के साथ बताएंगे, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आइए तो आगे हम देखते हैं, और वीडियो कैसा लगा जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। इससे क्या होता है, मोटिवेशन आदमी को मिलता है, और लाइक सब्सक्राइब तो प्यारे आपके ऊपर डिपेंड है मेरे शिक्षक साथियों। देखिए पुनर्गठन के पश्चात वर्ष 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? देखिए कैबिनेट मिशन में यह प्रस्ताव रखा गया था कि 389 लोग संविधान सभा में बैठेंगे और संविधान के लिए क्या करेंगे, अपना संविधान बनाएंगे, ठीक है, बात समझिएगा। उसके बाद जब बैठक हुआ तो उसमें 292 लोग, जिसमें 208 जो सदस्य थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। पिछला वीडियो देखे होंगे तो पता होगा आपको। लेकिन जब पुनर्गठन के पश्चात जब 1947 में संविधान सभा का क्या हुआ कि संविधान सभा हुआ, तो उसमें सदस्य की संख्या 299 रह गई। कितने रह गई? 299। 389 में से 299 ही रह गई। पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासत से जो लोग थे वो 70 थे। कितने थे? 70 लोग थे। देशी रियासत से कितने थे? 70 थे। ओके, अब बॉस आपको ये याद रखना है, ठीक ना। फुल डिटेल में जाएंगे, फुल वीडियो बनेगा। एक क्वेश्चन पर डिटेल अगर बताया जाएगा तो कितना सारा बात बनेगा। इसलिए हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करें कि हम लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हम पता है मेरे को कि रटंत विद्या घटंत होता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल दीजिएगा तो भैया मामला निकलिए जाएगा ना। 70 गो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के से लिए कितने प्रतिनिधि आते? तो 70 गो आए थे। पुनर्गठन जब हुआ 1947 में, तो तब कितना मतलब कि सदस्य रह गए थे? तो 299 गो रह गए थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 गो थे। कौ गो थे? 229 गो। जो देशी रियासत था ओकरा से 70 गो था, ठीक ना। संविधान सभा के सदस्यों को किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचित किया था। निर्वाचित मतलब उसको चुना था, जिताया था, ठीक ना। तब प्रांतों के विधानसभा ने, जो प्रांत था, राज्य था, वहां के जो विधानसभा था, वहां से लोग क्या किया था, इनको निर्वाचित करके भेजा था, चुना था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? और कौन सा वो प्रांत था जिससे प्रतिनिधि सबसे ज्यादा था? तो संयुक्त प्रांत था। कौन था? संयुक्त प्रांत। आगे देखेंगे हम लोग किस क्षेत्र से BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो चुनाव हुआ था वो किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हुआ था, ठीक ना, संविधान सभा में? तो पश्चिम बंगाल से। कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। निर्वाचन उनका हुआ था पश्चिम बंगाल से। किस क्षेत्र से आए थे? तो पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर। वर्गीय मताधिकार के आधार पर किया गया था, ठीक ना, विधानसभा का चुनाव। संविधान सभा का सॉरी आई एम वेरी सॉरी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो किसने बनाया भाई? तो संविधान सभा ने बनाया।
क्योंकि उसमें सभी लोग थे, तो सभी लोगों का भागीदारी था वहां पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो बाबा साहब का जरूर में नाम रहेगा। तो बाबा साहब को टिक मत लगा दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि केवल बाबा साहब ही नहीं बनाए थे, उसमें संविधान सभा के पूरे लोग थे, उन सभी लोगों के सहमति से बना हुआ था, ठीक ना। और बाबा साहब उसमें मुख्य थे, बात समझ लीजिएगा। सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति अगर कोई थे तो वे बाबा साहब थे, ठीक ना। इसीलिए उनको संविधान का फादर यानी पिता कह के संबोधित किया जाता है। जो आगे बढ़ेंगे, तो संविधान सभा ने बनाया था, अगर ऐसा बात करें तो। अब मेन भूमिका अगर किनका रहा तो वो आपका बाबा साहब का। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे, तो 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में कि चुनाव संपन्न हो गया, निर्वाचित होकर के जो जीत करके लोग गए वो संविधान सभा में गए, ठीक ना। और उसके बाद संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या किया गया कि प्रथम बैठक हुआ, सब लोग बैठे जो जीत करके गए थे, तो ठीक ना। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो प्रथम जो अधिवेशन हुआ तो वो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में, ठीक ना। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आज संविधान सभा के जो उद्घाटन जो किए थे अधिवेशन की, तो उसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक ना। आज संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे, या सदस्य कौन थे, अध्यक्ष ही कहिए, चेयरमैन, वो परमानेंट थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक ना। उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी थे। और क्या बोलते हैं, राजेंद्र बाबू आपका क्या थे, अस्थायी सदस्य बने थे, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। अब हम लोग जानेंगे कि संविधान सभा के प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। यहाँ समिति का नाम दिया गया है और कमेटी समिति यानी कमेटी अध्यक्ष उनके कौन कौन रह चुके हैं। देखिए, तो पहले का है आपका नियम समिति, जो नियम बनाएगा, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। संचालन समिति जो था, जो मतलब कि सभा होगा, लोग आएगा, ऐसा थोड़ी कि दिन रात बनाते रह जाएगा, घर हो जाएगा ना जी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे, तो राजेंद्र बाबू थे, ठीक ना। उसके बाद संचालन समिति, संचालन कौन करेंगे, तो राजेंद्र बाबू ही करेंगे, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परामर्शदात्री समिति, जो परामर्श देंगे, सलाह देंगे, वो कौन आएंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रांतीय संविधान समिति, अब प्रांतीय संविधान समिति के कौन होंगे अध्यक्ष, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होंगे। प्रांतीय स्तर पर, जो राज्य स्तर पर जो होगा, उसके समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। केंद्रीय अधिकार समिति, या जो केंद्रीय अधिकार समिति, अलग अलग समिति बना था, अलग अलग लोग थे, अलग अलग अपना काम कर रहे थे, ठीक ना। तो ये केंद्रीय वाला जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन अध्यक्ष बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और फिर केंद्रीय संविधान समिति एवं राज्य समिति दोनों के अध्यक्ष जो बने वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है केंद्रीय प्रारूप समिति, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो बाबा साहब थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक ना। क्या चीज थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, क्या के सब अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के, ठीक ना। तो ये सब अब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गया आपके प्रारूप समिति के। आज झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो जेबी कृपलानी, कौन, जेबी कृपलानी, ज आ झ, च छ ज आ झ से झंडा आ ज से जेबी कृपलानी, ठीक ना। मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार जो उप समिति था उसके अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो जेबी कृपलानी को ही। अल्पसंख्यक उप समिति कौन बनेंगे, इनके अध्यक्ष कौन बनेंगे, अल्पसंख्यक उप समिति के, तो एच.सी. मुखर्जी बनेंगे। कौन बनेंगे, एच.सी. मुखर्जी बनेंगे, यानी बने, ठीक ना। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। अब जब संविधान सभा, ठीक ना, था तो उसका संवैधानिक सलाहकार मतलब कि सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव थे। बात समझे, ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसीलिए इनको सलाहकार के रूप में, बड़ बुजुर्ग के रूप में इनको रखा गया। बात समझे कि आप बहुत तेज तराक है, पढ़े लिखे हैं, आप क्या कीजिएगा कि सलाह दीजिएगा, ठीक ना, कि क्या मतलब कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्ति थी, अलग अलग समिति कमेटी बना था, ठीक ना। तो 13 गो, कौगो था समिति, 13 गो,
ठीक है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बीएन राव को संविधान के जो विभिन्न पहलू होगा, विभिन्न जो मतलब कि पड़ाव होगा, उसके अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्ति थी? तो 13 समितियां नियुक्ति थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? अब सुनिए, संविधान सभा के प्रारूप जो समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1946 ईस्वी को। 29 अगस्त 1946 ईस्वी को। अब 15 अगस्त को तो मेरा देश आजाद हो गया था। परंतु ये संविधान सभा की प्रारूप समिति, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी, तो इसमें जानते हैं कि आगे देखेंगे आपका तो याद हो गया ना, संविधान सभा के प्रारूप से समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप में आपका समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य समिति थी, ठीक ना। अब बताइए 7 सदस्य थे। संविधान की प्रारूप समिति, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आपको पता होगा कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है? आत्मा है, समझे। संविधान का जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, ठीक ना, इस शुरू से ना हम भारत के लोग से शुरू है, तो ये हम भारत के लोग से शुरू हुआ है। तो ये प्रस्तावना का प्रस्ताव कौन के व्यक्ति रखे? तो जवाहरलाल नेहरू रखे। अर्थात कहने का मतलब कि पूरे संविधान का निचोड़ आपके उस प्रस्तावना में लेकर रख दिया गया, इसलिए उसको आत्मा कहा जाता है, ठीक ना। तो जवाहरलाल नेहरू का ये प्रस्ताव था कि भाई देखो प्रस्तावना भी होना चाहिए, ठीक ना। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? जो संविधान सभा में जितना भी निर्णय लिया गया वो किस आधार पर? तो सहमति और समायोजन। सब लोगों का सहमति बना, सब लोग एग्री हुए, ठीक नो, और सभी लोगों का समायोजन हुआ, बाद में ना बात विचार मिला, और तब क्या हुआ कि इस आधार पर संविधान सभा के लिए निर्णय किस आधार पर लिया गया था? इस आधार पर तब क्या हुआ कि संविधान बना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य, हर चीज का उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य का प्रस्तुत किए थे ये थे आपका जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ही। अगर प्रस्तावना की बात करेगा तो जवाहरलाल नेहरू ही। ओके, आगे देख, अब देखेंगे हम लोग कि भारतीय जो संविधान था, संविधान है, इस सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय जो शक्ति थी उसके समिति का देखता, पीछे भी जस्ट हम लोग पढ़े थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब संविधान द्वारा सभा द्वारा प्रस्तावित किया गया? अब देखिए पारित कब किया गया, मतलब कि संविधान सभा में जो जितने भी लोग सदस्य थे तो वो कब कह दिए कि हाँ जी हम क्या करेंगे, संविधान इसको क्या करेंगे, पारित कर देंगे। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, ठीक है ना। संविधान निर्मात्री मतलब जो संविधान के निर्माण कर रहे थे, सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी जेबी कृपलानी आया था, रिपीट क्वेश्चन हो गया। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? जो झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज हम लोगों का है, कि अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? तो जुलाई 1947 ईस्वी में। कब? जुलाई 1947 ईस्वी में भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? आप लोगों को पता होगा राष्ट्रीय झंडा के तैयार किया था पिंगली वेंकैया थी, ठीक ना। 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को झंडे के डिजाइन को स्वीकार किया गया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया गया? अब देखिए संविधान सभा को अंतिम रूप से कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया, एकदम पूर्ण हो गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ओके, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा भैया ना, तो ये सब आपका अपना हो जाएगा गुरुजी। संविधान सभा अंतिम 26 जनवरी, और उसके बाद इसको अब देखिए संविधान सभा मतलब जितने लोग सदस्य थे उसमें अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिले? 24 जनवरी 1950 को सब लोग एक बार क्या हुए कि जितने सदस्य थे वो एक बार सब कोई मिले, क्योंकि एक जगह से तो कोई नहीं थे, सब अलग अलग जगह से लोग थे। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किए कि सब लोग एक जगह मिले, ठीक। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने, कितने वहां पे उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 284
कितने 284 जो संविधान सभा के में जितने भी सदस्य थे उसमें 284 लोगों का क्या हुआ, सिग्नेचर हुआ, साइन हुआ, ठीक ना। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। जब संविधान सभा द्वारा जो अंतिम रूप से पारित कर दिया गया संविधान, तो उस संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल थे और उसमें अनुसूचियां कितनी थी, तो 395 गो अनुच्छेद था। कितना था, 395 गो अनुच्छेद था और 8 गो अनुसूचियां थी। कितने, 8 अनुसूचियां और 395 गो अनुच्छेद यानी आर्टिकल था, ठीक। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था। अब देखिए पूरा संविधान सभा के सदस्य लोग कितने मतलब टाइम में क्या किए कि इस संविधान को बना करके लोगों के समक्ष रखे, तो इसके लिए समय लग गया था आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन यानी 12 दिन और लगता था 3 साल हो जाता संविधान में, ठीक ना। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। किस दिन ने से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, 26 जनवरी 1950 को, अर्थात 26 जनवरी 1950 से आपका क्या हुआ कि पूरे देश में ये जो संविधान में नियम कानून लिखा गया वो सभी लोगों पर लागू हो गया, ठीक ना। संविधान समजूर विधान सभी लोगों पर एक ही नियम कानून में रहेगा लोग, और मेरा देश एक लोकतांत्रिक, और ये जो संविधान था हमारे देश का मैंने पूरे देश से सबसे बड़ा संविधान किसी देश का है तो वो है आपका भारत का संविधान। आपको ये भी बात पता होगा कि सबसे पहला अगर कोई संविधान कहीं लागू हुआ था तो अमेरिका में हुआ था, ठीक ना। हमारा सबसे बड़ा संविधान है जो बहुत ज़्यादा नियम कानून से भरा हुआ है। आप जरा सोच लीजिए कि हमारे संविधान एक ऐसा है कि आपको समझ लीजिए कि मरने का अधिकार भी ये नहीं देता है। फांसी लगा रहे हैं, रसरी अगर टूट गया ना तो पता चल गया पुलिस को तो पकड़ के लेके चल जाएगा, चलो काहे फांसी लगा रहा था बे, हैं क्या दिक्कत था, कोई टर्चर कर रहा था क्या तेरे को, है कि नहीं। तो ये अपने से मरने का भी अधिकार नहीं है भैया। हमारा संविधान इतना सुंदर है, इतने विविधताओं से भरा हुआ मेरा देश है, और इस विविधताओं से भरे हुए देश को भी अच्छा ढंग से हमारा संचालन हो रहा है ना जी। देखते हैं नियम कानून से कोई बढ़ के है क्या, संविधान से कोई बढ़ के है क्या। संविधान ही समझ लीजिए कि देश की क्या है, आत्मा है। किस दिन से संविधान सभा अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव, मतलब उसका मतलब आविर्भाव मतलब जन्म होता है, मतलब पूरा टोटल 26 जनवरी 1950 से, ओके 26 जनवरी 1950 से ये हमारे देश में लागू हो गया। ये देश में हमारे काम करने लगा, इसके अनुसार लोग चलने लगे, चल रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग संविधान को मानते हैं, इज्जत करते हैं, पूजते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो स्वराज पार्टी 1934 में पहले कहा था कि हाँ हम लोग संविधान अपना बनाएंगे, तू सब भूरा सा भागो, हम लोग अपना बनाएंगे, अब बना करके चलाएंगे देश। अब देखिए संविधान की प्रस्तावना, विशेषताएं और स्रोत एवं भाग, कौन चीज कहां से लिया गया है इस चीज को इसमें पढ़ना है। देखिए पिछले वीडियो में हम थोड़ा सा माइनर मिस्टेक कर दिए थे, जो संघीय शासन व्यवस्था की जो प्रणाली है भैया वो आपका कनाडा से ही लिया गया है। अमेरिका में जो था ना पहले संघीय शासन व्यवस्था मतलब लागू हुआ था, ठीक ना, उस देश में संघीय शासन व्यवस्था, ठीक ना। और उससे मेरा देश जो है मतलब क्या है, क्या बोलते हैं उसको मतलब उसी के अनुसार है, ठीक है ना। यहाँ भी प्रांतीय स्तर पर है और केंद्र स्तर पर सरकार है, ठीक है, वहाँ भी इसी प्रकार से है, ठीक है। तो कनाडा से लिया गया था। चलिए वही चीज़ को हम लोग जान रहे हैं कि कौन चीज़ कहाँ से लिया गया। देखिए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो पहली बार कई बार रिपीट कर दिए, प्रस्तावना को। किसको, प्रस्तावना को। क्या मजाक, ओके। तो आत्मा समझ रहे, किसको कहा गया, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया था, तो प्रस्तावना पर ही विशेष ध्यान दिया था। के इसका मतलब प्रस्ताव रखा था, अभी बताया है, मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू। संविधान, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है, माने कहां से शुरू होता था, हम भारत के लोग, यहां से शुरू होता है, हम भारत के लोग, यहां से शुरू होता है, हम भारत के लोग, समझे। भारत है एक तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार है,
समान मान्यता है, कोई धर्म ऊंचा और नीचा नहीं है, सभी को एक दृष्टि से देखा जाता है, अर्थात धर्म निरपेक्ष में रहा है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं, ठीक ना। और शुरू से हम लोग स्लोगन भी लगाते हैं, प्रभात फेरी करते थे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ऐसे एक बार बोलता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तब पीछे सब कोई बोलता था आपस में है भाई भाई, ठीक ना। लेकिन कभी कभी नेता लोग वोटिंग के चलते क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा इधर उधर करते हैं, ठीक ना। हिंदू मुस्लिम वाला मामला आता है। धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, तो सभी धर्मों को महत्व स्वीकार करना चाहिए, वही बात है अभी जो बताए हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है भैया, तब भारत में वंशानुगत शासन नहीं है भैया। गणतंत्र जिसको आप क्या बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, लोकतंत्र, लोकतंत्र बोल सकते हैं, गणतंत्र। तो गणतंत्र इसलिए भैया, एक है राजतंत्र, राजतंत्र मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राजा के लायक होगा। तो भारत के वंशानुगत, वंशानुगत मतलब कि दादा ओकर राजा, तब बेटो राजा, ओकर बपो राजा, उहो राजा, ओकर फिर आगे राजा, माने सब रोजे राजा, भले वो अयोग्य हो, पगला हो, समझे। तो वंशानुगत शासन नहीं, गणतंत्र क्या मतलब होता है कि वंशानुगत शासन है। वंशानुगत मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था, तो एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये प्रस्तावना में लिखा गया। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया कि भाई एक ये प्रभुत्व है। प्रभुत्व मतलब कि अपने अंदर है, ये कोनो के अंदर में नहीं है, एकदम ये आगलो फिर ट्रैक्टर वाला। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी मतलब कि देखिए जहां वादी लगा तो समझिए उसके पक्षधर। जैसे हम राष्ट्रवादी हैं, हम सभी राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी मतलब राष्ट्र के प्रति सोच विचार यानी लगाव रखने वाला, राष्ट्र पर आंच नहीं आने देने वाला, समझे। तो समाजवादी मतलब समाज के प्रति सोच विचार रखने वाला, सभी को अच्छा से समझना, मान्यता देना, कोई ऊंच नीच नहीं। धर्मनिरपेक्ष मतलब बताइए कि है कि सभी धर्मों को समान मान्यता एवं प्रजातांत्रिक गणराज्य। यहाँ क्या है, गणराज्य है, प्रजातांत्रिक मतलब कि यहाँ प्रजा ही सर्वे सर्वा होगा, मेन वही होगा। कौन होगा, प्रजा होगा। लेकिन जानते हैं प्रजातांत्रिक, ऐसा राजा होता था तो प्रजा होता है, यहाँ लोकतंत्र है तो यहाँ पे क्या है आपका, क्या बोलते हैं हम लोग, देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है। क्या है, लोकतांत्रिक। तो यहाँ लोगों का शासन है ना। देखिए कौन कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है, कौन कौन सा शब्द, तो वही शब्द प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष भी होना चाहिए, बात समझे। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य का, तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका क्या करना, प्रबंध करना, ये कल्याणकारी है। क्या है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, ठीक ना। भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि राज अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। गणराज्य इसलिए रिपीट हो गया, गणराज्य इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे राजा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लोगों के द्वारा चुना गया कोई शासक वर्ग होता है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर, सेकुलर का अर्थ क्या है, तो सेकुलर मतलब वही धर्मनिरपेक्ष, ठीक ना। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, कोई भी किसी धर्म को अपना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। पहले पंथ निरपेक्ष नहीं था, बाद में पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें जोड़ा गया था, ओके, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया था। समाजवाद का अर्थ क्या होता है, लीजिए ना, दे दिया है, मतलब सामाजिक न्याय, मतलब समाज के प्रति न्याय होना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो वो जनता में निहित है। क्योंकि क्या बोलते हैं, इसे प्रस्तावना का मतलब इसमें शासन जो है वो जनता, मतलब जनता ही इस देश का क्या है, मालिक है। जनता ही देश का क्या है, मालिक है। भारत की संप्रभुत्व, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसको दिया गया है, तब इस प्रस्तावना में है। क्या चीज में है, प्रस्तावना में है, ठीक ना भाई। देख लीजिए, इससे कूट कूट करके क्वेश्चन आएगा, बात समझ लीजिएगा शिक्षक साथियों। अब यहां पे खत्म कर रहे हैं वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर रहे हैं भैया,
लेकर के आ रहे हैं इसके बाद वाले बात को। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इजाजत, टेक केयर, गुड बाय।